नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और ईरान एक ऐसा देश जहां महंगाई अब सिर्फ जेब नहीं बल्कि सत्ता की नींव तक हिला रही है। और 13 दिन पहले जो गुस्सा रोटी दाल के दामों से शुरू हुआ था, आज वो सीधे इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ बगावत बन चुका है। दरअसल 100 से ज्यादा ऐसे शहर हैं जो कि सड़कों पर इस वक्त आग भी देखने को मिल रही है और इसके साथ ही सरकारी इमारतें निशाने पर है लोगों के, और भीड़ के मुंह से वो नारे जो कि तेहरान की सत्ता को सबसे ज्यादा डराते हैं, रियाल टूट चुका है। खाने पीने की चीजें आम आदमी की पहुंच से इस वक्त बाहर होती जा रही है और जब भूख सड़कों पर उतरती है तो सिर्फ प्रदर्शन नहीं लेकिन इतिहास बदलने की कोशिश भी होनी शुरू हो जाती है। हालात इतने बेकाबू हैं कि सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है, एयरपोर्ट सील है, सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड हाई अलर्ट पर है। सवाल बड़ा है, क्या यह महंगाई के खिलाफ गुस्सा है या ईरान में सत्ता परिवर्तन की आहट है? ईरान की सड़कों पर उठती इस बगावत पर एक रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखाते हैं। पर प्रदर्शनकारियों ने चौंकाने वाले नारे भी लगाए। ईरान के आखिरी शाह के बेटे क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के समर्थन में आवाजें उठी, यानी एक बार फिर से ईरान में राजशाही की वापसी की मांग जोर पकड़ने लगी है। ये नारे मौजूदा इस्लामिक शासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती माने जा रही हैं। अमेरिकी ह्यूमन राइट्स एजेंसी के मुताबिक प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। एक पुलिस अधिकारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सरकार ने सख्ती दिखाते हुए अब 2270 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार झड़पें भी जारी हैं। हालात को काबू करने के लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए। पूरे देश में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी गई हैं ताकि प्रदर्शनकारियों के बीच संपर्क टूट सके। तेहरान एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हर बड़े शहर में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। ईरान के 100 शहरों में बगावत, लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। कराच में सिटी काउंसिल की इमारत को जला दिया गया के खिलाफ एक बड़ी जंग बन चुका है। लेकिन देखना ये होगा कि ये आंदोलन इतिहास रचता है या इतिहास में दबा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ईरान में फैली बगावत की आग को लेकर के अब 28 दिसंबर 2025 में राजधानी तेहरान से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होती है। ये टाइमलाइन हम आपको दिखा रहे हैं और इस टाइमलाइन पे जरा गौर कीजिए कि किस तरीके से इस वक्त जब शुरुआत हुई तो यहाँ ग्रैंड बाजार में व्यापारियों ने हड़ताल की। 29 दिसंबर 2025 में प्रदर्शन दूसरे शहरों तक भी फैल गया और पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी देखने को मिली। इसके साथ ही 30 दिसंबर 2025 के वक्त आपने देखा कि 10 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के छात्र आंदोलन में शामिल हुए और 31 दिसंबर 2025 यानी ईरान के 21 राज्यों में हिंसा फैली और एक नागरिक, एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत तक हो गई। 1 जनवरी साल 2026 नए साल के पहले दिन प्रदर्शन और भी हिंसक हो उठा। हिंसक प्रदर्शन में 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। 3 जनवरी 2026 की अगर बात करें तो खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को दंगाई कहा और खामेनेई ने सख्त कार्रवाई की बात की। कुछ मौत 28 तक पहुंचे तो 5 जनवरी 2026 आते आते 28 राज्यों में हिंसा और फैल गई और तेहरान बाजार में बड़े विरोध देखने को मिले। 6 जनवरी 2026 रजा पहलवी ने सार्वजनिक अपील की, लोगों से 8 जनवरी को प्रदर्शन करने को कहा और 7 जनवरी 2026 की अगर बात करें तो प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर हमले तक शुरू कर दिए। ईरान शहर में पुलिस कमांडर की हत्या कर दी गई। मौत का आंकड़ा करीब 40 तक पहुंच गया। 8 जनवरी 2026 के टाइमलाइन की बात करें तो 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हुए। इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, फोन सर्विसेज बंद कर दी गई। मौत का आंकड़ा 45 तक पहुंचा। 9 जनवरी 2026 के अब डेटा पर भी ध्यान दीजिए, जब यहां पर इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद रहा, तेहरान एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, सेना को अलर्ट पर रखा गया और उसके बाद देखते ही देखते किस तरीके से ये पूरा जो मामला सामने आया था, इसको लेकर भी हमने आपको जानकारी दी और ये बताया कि कैसे इस पूरे मामले में इस वक्त लगातार अभी भी जो स्थितियां हैं वो बिगड़ती चली जा रही है
और खास तौर पर हम अगर बात करें कि कैसे ईरान के जो 100 ऐसे शहर बताए जा रहे हैं, उन 100 शहरों में बगावत कैसे की जा रही है, उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और साथ ही ग्राफिक्स के जरिए समझाया भी। तो देखिए, ईरान के 100 शहरों में जो बगावत देखने को मिली, लगातार महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, कराच में सिटी काउंसिल की इमारत जला दी गई, तेहरान में मुख्य सड़कों को प्रदर्शनकारियों की ओर से जाम कर दिया गया, सुरक्षा बलों ने भीड़ पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अब तक कुल ऐसे 45 लोग बताए जा रहे जिनकी मौत हो गई। 2270 से ज्यादा लोग हिरासत में ले लिए गए। पुलिस की वार्निंग और आखिरी प्रदर्शनकारियों तक कार्रवाई की जाएगी, ये वार्निंग जारी की गई है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि जिस तरीके से इस वक्त ईरान के 100 शहर ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर बगावत के सुर तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन बगावती सुर के बावजूद अभी भी अली खामेनी की ओर से अब आगे क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के, क्या शांति बहाली को लेकर और कोई व्यवस्था की जाएगी, इस पर कोई विचार विमर्श करते हुए कोई पहले से प्लानिंग तैयार की जाएगी। ईरान में आखिर ये बगावत के सुर क्यों भड़के, साथ ही ये आग अभी और कितनी ज्यादा भड़कती हुई दिखाई देगी, हम आपको अब ये भी बता रहे हैं। तो ईरान में देखिए, ये जो बगावत भड़की है, ये क्यों भड़की है ये समझिए। ईरान की करेंसी तेजी से नीचे गिर गई। $1 यानी कि 14.2 लाख ईरानी रियाल मुद्रा नीचे आने की वजह से महंगाई का स्तर बढ़ गया। ईरान में खाद्य पदार्थों के दाम 72% तक बढ़ गए। तेहरान में दूध 65,000 रियाल। और साथ ही आप सोचिए कि अगर आप किसी भी तरीके से बाजार जाते हैं, आप किसी खाद्य पदार्थ को खरीदने का प्रयास करते हो और अचानक से आपको पता चले कि उसके 72% तक उसमें इजाफा कर दिया गया है, आपकी जेब पर कितना गहरा असर पड़ेगा। आमदनी तो आपकी 98 है, लेकिन खर्चा ₹1 के बराबर। तो आप सोचिए, इस वक्त ईरान में ठीक यही स्थिति देखने को मिल रही है और इस वजह से इस वक्त ये बगावती सुर सड़कों पर और ज्यादा भड़काऊ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस मुद्दे पर रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जी हमारे साथ जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा भी जुड़ी हुई हैं, विदेश मामलों की जानकार। एक एक करके आप दोनों मेहमानों के पास में आऊंगी और आप दोनों का बहुत स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर दीप्ति, पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि जब विदेश मामलों की बात आती है तो यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसा ईरान के साथ अचानक क्या हो गया कि इतने बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि ईरान में जो हो रहा है वो ठीक है या ईरान की इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ठीक है, लेकिन मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगी कि क्या ईरान इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप पिछले हाल फिलहाल के 1 साल, जब से ट्रंप का, मैं कहूंगी, मैं तो बिल्कुल डायरेक्ट सीधे तौर पर कह रही हूँ कि जब से ट्रंप का ये नया ट्रंप का सेकेंड टेन्योर शुरू हुआ है, 20 जनवरी 2025 में उन्होंने स्टार्ट किया, अब उनका दूसरा साल शुरू होने वाला है। 3 साल में आ गया और क्या क्या होगा नहीं पता। बट अगर आप उठा के देखें 1 साल में, क्या सिर्फ यही कंट्रीज थी जहां पर प्रॉब्लम है? कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं? आपकी वेनेजुएला में प्रॉब्लम होती है, आपके ईरान में प्रॉब्लम होती है, आपकी प्रॉब्लम होती है नेपाल में, आपकी प्रॉब्लम होती है श्रीलंका में, बांग्लादेश में। आपको उन्हीं सब कंट्रीज में प्रॉब्लम होती है जहां पर या तो आपको दिखता है तेल, या आपको दिखती है गैस एंड रेयर अर्थ मिनरल्स, या आपको दिखती है स्ट्रैटेजिक लोकेशन। यूक्रेन को हम कैसे भूल गए इस बीच में, सॉरी। बट द होल पॉइंट हियर राइट नाउ इज कि ये केवल एक अंदरूनी मामले हैं, लेकिन क्या ये केवल इकलौती इकोनॉमी है ईरान की जो इस हाई इन्फ्लेशन रेट से गुजर रही है? क्या नेपाल, बांग्लादेश इकलौती कंट्रीज थी जो इससे गुजर रही थी? सीधे तौर पर यह बात साफ है कि वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल इज विद ईरान। तो अचानक से वहां वेनेजुएला में उनको प्रॉब्लम दिख गई है जी कि मुझे वेनेजुएला को ठीक करना है, जैसे एक पूरे वर्ल्ड का इन्होंने मुखौटा उठा के पहन लिया है कि मुझे तो वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स ठीक करनी है।
अफ्रीका के देश नहीं दिखाई देते हैं जहां इतनी प्रॉब्लम्स हैं? वहां पे केवल चड वगैरह को अगर हम छोड़ दें, जहां उनको सिल्वर के रिजर्व्स दिखेंगे और हो सकता है वो भी अगले उनके निशाने पर हो, बाकी पूरे अफ्रीका की कंट्रीज जो हैं, इतनी ज्यादा वहां पे त्रासदा है, इतनी ज्यादा वहां पे बुरी हालत है जनता की, वो नहीं दिखाई देती हैं किसी लोगों को। केवल एक यहाँ के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की एक आदत हो चुकी है ट्रंप की, यानी आप ये कि कहना उनको चाह रही है मैम कि ये एक तरीके से पहले से ही स्ट्रेटेजिक तौर पर ये प्लान तैयार किया गया था कि कैसे धीरे धीरे ईरान को भी उसी स्थिति में ला करके खड़ा करना है कि मादुरो पार्ट 2 एक ऐसा और वीडियो रिलीज कर दिया जाए। बिल्कुल मैम, इनको तो बेसिकली देखिए पपेट सरकार बिठानी है। इनका केवल और केवल ये है कि या तो लोग, इनको बाइपोलर वर्ल्ड चाहिए, इनको मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं चाहिए। बाइपोलर में अब वहां रशिया को धमकाते हैं, रशिया जवाबी कार्रवाई करता है कि वो न्यूक्लियर की धमकी दे देता है, तो उसको तो केवल ये छोटा मोटा ट्रेलर दिखा के रोकते हैं। बाकी इनको वही चाहिए, जहां जहां पे इनकी पपेट सरकार बैठ जाए वहां पे ये खुश है। बाकी इनको हर जगह से प्रॉब्लम है जहां पे इनको रिजर्व्स दिखते हैं लेकिन पपेट सरकारें नहीं होती या सरकारें इनके दबाव में नहीं आती हैं। ठीक है मैम, लॉटरी में आपके पास अब रिटायर्ड मेजर जनरल हमारे साथ पीके सहगल जी जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे, उनका भी रुख कर लेते हैं। सर, आपसे भी हम ये समझना चाहेंगे कि इस वक्त जो अली खामेनी जिस स्थिति में है, क्या ये एक मौका है कि अभी भी अली खामेनी को घुटने टेक देने चाहिए अमेरिका के सामने, या फिर बातचीत के जरिए अभी भी कोई हल निकल सकता है, ऐसी गुंजाइश है क्या? देखो, ईरान में 39 प्रोविंसेस है, 111 बड़े शहर है। हर में बहुत बड़े पैमाने पर बगावत हो गई है। बगावत के 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहले ज़बरदस्त महंगाई 72%, दूसरा जो है रियाल बिल्कुल गिर चुका है, और तीसरा जो बहुत बड़ा कारण है कि बहुत बड़े पैमाने पर ये रजीम जो है कम्प्लीटली अनपॉपुलर है। इन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं और अर्थव्यवस्था तो कम्प्लीटली रुइन हो चुकी है। वहाँ इट्स द 3rd लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन वहाँ ऑयल जो है रिफाइन नहीं हो रहा। वहाँ पेट्रोल के दाम बहुत बड़े हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अमेरिका के सैंक्शन बड़ी देर से लगे हुए हैं। ये इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। 1979 में जब रेजा शाह पहलवी थे, उनके खिलाफ इसी माफी की बगावत हुई थी और उनको अपना देश छोड़ के भागना पड़ा था, और वो उनकी डेथ 1979 में देश छोड़ के भागे थे। इजिप्ट में उन्होंने असाइलम लिया था और 1980 में उनकी मौत हो गई थी। अली खमेनी आज बिल्कुल ही अनपॉपुलर हैं, 84 ईयर्स और 85 ईयर्स के हैं, बूढ़े हो चुके हैं। उनके खिलाफ जो है इतना ज़बरदस्त विद्रोह हो रहा है कि मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से वो विद्रोह को कंट्रोल कर सकते। ना तो IRGC उनके इस समय कुछ कर सकती है, ना ही सेना को अलर्ट किया है, IRGC को अलर्ट किया है, लेकिन रेवोल्यूशनरी गार्ड अपने लोगों के ऊपर उस माफी की रूथलेसनेस या उस माफी की फायरिंग नहीं करेंगे जिसकी उनको उम्मीद है क्या कहते हैं खुमैनी को। साथ ही साथ अमेरिका ने साफ तौर पे कहा है, अगर बड़े पैमाने पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोलीबारी की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है, आई एम लॉक्ड एंड आई एम रेडी टू गो इन। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी तरफ से हस्तक्षेप होगा, उसी माफी का हस्तक्षेप हो सकता है इसराइल की तरफ से। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि हस्तक्षेप होने की आवश्यकता है। ये जो बगावत है ये कंट्रोल में नहीं आ सकती, और अगर अमेरिका और इसराइल हस्तक्षेप ना करें तो यकीनन जो है अगले 25, 30, 40 दिन में या उससे पहले ही हो सकता है कि खमेनी को भी भागना पड़े रशिया के अंदर। इसकी रूमर्स आ रही हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए और भाग जाएंगे रशिया में। यानी सर सीधे सीधे जो इस वक्त इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं कि या तो अली खामेनी के पास एक ऑप्शन बचता है, वो सत्ता छोड़ करके और अपने आप को सुरक्षित रख ले और वो कहीं चले जाए, सुरक्षित ठिकाना ले ले। दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि या तो पूरी तरीके से घुटने टेक दे और जो हो रहा है वो बस अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखते रहे। देखो, उनको घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं, घुटने तो उनके टिकाए जा रहे हैं पब्लिक की वजह से। जब पूरा अवाम ही, देश का पूरा अवाम आपके खिलाफ हो जाए तो आप सत्ता में नहीं टिक सकते। यही कार्रवाई हुई नेपाल में, यही कार्रवाई हुई बांग्लादेश में। कारण चाहे अमेरिका की डीप स्टेट हो या डीप स्टेट नहीं हो, लेकिन वहां का अवाम आपके खिलाफ हो चुका था। इसी माफी की हालत चीन की वजह से हुई थी, श्रीलंका में इसी माफी की हालत हुई थी, मालदीव में चीन की वजह से। लेकिन मालदीव और श्रीलंका जो है वापस सुधर गए हैं, उनकी इकोनॉमी दोबारा ठीक हो गई है। वो साफ तौर पे जानते हैं कि उनकी दुश्मनी जो है हिंदुस्तान के खिलाफ उनके लिए सही नहीं है। बांग्लादेश भी 12 फरवरी को जब इलेक्शन हो जाती है, बांग्लादेश को भी साफ तौर पे नजर आएगा कि चाइना के साथ में और पाकिस्तान के साथ जो नज़दीकी है उनके हित में नहीं है। अभी साइक्लोन का सीज़न है, बड़े पैमाने पर साइक्लोन आएगा,
और अगर बांग्लादेश में नुकसान हुआ जान और ठीक है माल सर। का, तो ओनली रिस्पॉन्डर विल बी इंडिया। हम्म। ना तो पाकिस्तान के कंटिगुअस बॉर्डर है, ना चाइना के कंटिगुअस बॉर्डर है, और हिंदुस्तानी तुरंत से मदद करेगा इन एडिशन टू एनीथिंग एल्स। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। ठीक ठीक है सर। जहां जी। जहां आपका 100% अवाम आपके खिलाफ हो गया है, हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी सेना जो है अपने ही लोगों के ऊपर गोली चलाएगी। IRGC भी अपने लोगों के ऊपर, उनको भी, उनकी भी रिकमेंडेशन होगी अली खमैनी को कि आप इस समय अपनी जान बचाइए और देश से ठीक। निकल जाइए। ओके और सर। अब प्रोफेसर दीप्ति, मैं एक बार फिर से आपके पास लौट रही हूँ, और ये समझना हमारे लिए थोड़ा सा और ज़रूरी हो जाता है जब हम जेनजी प्रोटेस्ट की बात करते हैं। इसे टर्म जेनजी प्रोटेस्ट दिया गया है, लेकिन क्या वाकई ये कहना गलत नहीं होगा कि डीप स्टेट थ्योरीज का जो जिक्र आ रहा है, वाकई कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी इसमें शामिल है? बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो मुझे नहीं लगता इसमें शामिल होगी। इसमें शामिल वेस्टर्न वर्ल्ड ही है। सर ने ये बात बोली कि इकोनॉमी बिल्कुल क्रिपल हो चुकी है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल जो है, लेकिन उनके पास रिजर्व्स हैं ऑयल की, लेकिन इतना वो कर नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे का पहले क्यों नहीं हम इसमें जाते हैं, सैंक्शंस लगाई किसने थी? जी। मतलब तो यही बात होगी ना अमेरिका की, अगर मैं उनके हिसाब से चलूंगा तो मेरे पे सैंक्शंस नहीं लगेंगी, लेकिन जो कंट्री उनके हिसाब से नहीं चलेगी उस पे वो सैंक्शंस लगा देंगे, उसको कह देंगे अपना तेल ऐसे मत करो, आयात मत करो, निर्यात मत करो, इसको मत करो, उसको मत करो। मतलब पूरे वर्ल्ड का एक न्यू ऑर्डर है कि जी मैं तो गुंडागर्दी पे ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चलाऊंगा। तो इसी में जो बात हो रही है कि जेन जी प्रोटेस्ट की, तो जेन जी अगर हम देखें, अरब स्प्रिंग्स थ्योरी हम देखते हैं तो 2001 से ही अमेरिका इसकी मास्टरी कर चुका है कि कैसे लोगों में उपद्रव फैलाना है, कैसे लोगों को समझाना है, बताना है। देखिए अनरेस्ट होता है, बिल्कुल सही बात है, अनरेस्ट होना कोई गलत बात नहीं है, अपनी सरकार से डिमांड रखना, अपने ग्रोथ के बारे में सोचना जेन जी का बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए आके आगजनी कर देना, अपनी ही नेशनल प्रॉपर्टी की आगजनी कर देना, कभी कुछ करना, कभी कोई उपद्रव करना, कि आप अपनी इकोनॉमी को ही 10 साल पीछे ले जाते हैं। नेपाल ने क्या किया, बांग्लादेश ने क्या किया, कितने साल लग जाएंगे उस इकोनॉमी को रिवाइव करने में। तो ये केवल एक डीप स्टेट की थ्योरी। आपने कहा थर्ड वर्ल्ड, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, मैं नहीं मानती कि थर्ड वर्ल्ड आर ऑल पीस लविंग कंट्रीज, और कुछ कंट्रीज की तो इतनी हैसियत नहीं है। दिस इज टोटली वेस्टर्न वर्ल्ड एंड अमेरिका बिहाइंड दैट फ्यूल करता है। आप इस बात से समझिए कि अगर टिकटॉक जैसी डील में कंट्री का हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट ट्रंप खुद टिकटॉक की डील में बैठते हैं, मतलब क्या ही चीज हो गई। क्या प्रोड्यूस कर रहा है टिकटॉक? आयरन एंड स्टील है, आपका पेट्रोलियम है, कोल है, क्या वो ऐसा रॉ मटेरियल है या क्या ऐसा कोर सेक्टर है कि जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को उस डील में खुद बैठना पड़ता है? बिकॉज सोशल मीडिया उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो 2001 के अरब स्प्रिंग से इस चीज की मास्टरी कर चुके हैं कि कैसे वहां पे अपहीवल लाना है, कैसे वहां पे सत्ता पलट करनी है, या तो सरकार को घुटने टिकवाने हैं या भगवाना है। उनको केवल एक अपने हिसाब से चलने वाली सरकार चाहिए। लेकिन मैम, ये अगर ये सिचुएशन करके अमेरिका को लग रहा है कि उसके लिए विन विन सिचुएशन है, पर ये कहना क्या गलत होगा कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों से भी तो खुद को अलग कर रहा है? मैम वो अपने सहयोगी देशों से, देखिए ईरान तो उसका सहयोगी देश कभी था ही नहीं। ईरान उसका नहीं, सहयोगी क्योंकि देश इजराइल है। आज एक बयान हमने अपने दर्शकों को भी सुनवाया कि इमैनुअल मैक्रो तक कह रहे हैं कि अब जो इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। वो अपने लोगों को भी दूर कर रहे हैं जो कि उनके खास है, और दुश्मनों को तो छोड़ ही दीजिए आप। बिल्कुल सही बात है। देखिए वही कहते हैं कि द एग दैट लेड गोल्डन एग्स वाली हमने बात सुनी है कि उस मुर्गी को एक ही दिन मार दो, सारे अंडे हड़प लो। तो अब यहीं पे ट्रंप की सूझबूझ, ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं, वैंस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ये जो ट्रंप के एडवाइजर्स हैं, क्या ये सारी सोने की मुर्गियों को एक साथ मारने का वो करेंगे? ईरान वर्सेस डेनमार्क, देखिए जब तक वो डेनमार्क को बेसिकली ग्रीनलैंड को नहीं छेड़ते हैं, डेनमार्क जब डेनमार्क नाराज होता है, डेनमार्क ने कहा है कि हम बात नहीं करेंगे, उससे पहले हम गोलियों से जवाब देंगे। तो डेनमार्क जब आता है तो पूरा यूरोपियन यूनियन साथ होता है। वेनेजुएला में जो हुआ तो उस पे थोड़ी मैक्रोन के कमेंट्स आए, वेनेजुएला में जो हुआ उस पे थोड़ी यूरोपियन यूनियन इकट्ठी हुई। जब डेनमार्क में होता है तो पूरी यूरोपियन यूनियन इकट्ठी होती है। तो अब यहाँ ट्रंप को देखना है कि भैया वेनेजुएला तो कर लिया मैंने, वो एक मैंने नजारा दिखाया पूरी दुनिया को। अब ग्रीनलैंड वर्सेस ईरान, तो वो अगर समझदार होगा, मतलब बेवकूफी में समझदार मैं कहूंगी, तो वो पहले ईरान को अपना बनाएगा
हथियाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि ग्रीनलैंड में पूरा यूरोपियन यूनियन मेरे अगेंस्ट होता है, क्योंकि उसका जो मंसूबा है केवल ग्रीनलैंड तक नहीं सीमित है, उसको कनाडा भी चाहिए, उसके बाद वो 51st स्टेट की बात करता है, उसको हर वो जगह चाहिए जहां पे गैस एंड पेट्रोलियम है, या जहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, या जहां पे स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। तो वो इसलिए ईरान को अगर हड़पता है तो उसमें उसके देश कोई नाराज नहीं होते। वेनेजुएला पे कितने ही देशों ने बोला, केवल बोला, किसने इकट्ठे एकजुट होकर काम किया। ठीक है, तो जी एक छोटा सा सवाल मेजर सर मैं आपसे भी करना चाहूंगी, क्योंकि अब थोड़ा सा समय का अभाव है। सर, ड्रग्स का हवाला बार बार दिया जा रहा है, नार्को टेररिज्म वेनेजुएला के नाम पर कह दिया, अब ये कहा जा रहा है कि मैक्सिको की ओर से भी ड्रग्स की सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है यूएसए में, तो उसको भी अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है, नहीं तो उस पर भी अटैक। सर, ये जो मेंटालिटी है कि किसी पर ये एलिगेशन लगा दो, किसी पर ये एलिगेशन लगा दो, फिर हमला कर दो, तो ये कैसी मानसिकता के तहत राष्ट्रपति आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त अमेरिका के? देखो, जहाँ तक ट्रंप है वो कम्प्लीटली मैवरिक है, उनके ऊपर किसी प्रकार का चेक एंड बैलेंस नहीं है, सारी कार्रवाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से करते हैं, किसी प्रकार की सैंक्शन नहीं है अपनी कांग्रेस से, किसी प्रकार के सैंक्शन नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से किसी और देश के ऊपर हमला करने के लिए। अभी वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 97% जो ड्रग्स आ रही हैं अमेरिका में वो आ रही हैं वेनेजुएला, कोलंबिया के थ्रू, और वो ये सारे री रूटिंग होती है मैक्सिको के थ्रू। वो कह रहे हैं 2.5 लाख से 3 लाख अमेरिकन हर साल मर रहे हैं ड्रग्स की वजह से, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर वहाँ फैमिलीज बर्बाद हो रही हैं ड्रग्स की वजह से। इसलिए वो साफ तौर पे कह रहे हैं जो ड्रग, और वो कह रहे हैं मैक्सिको में इस समय हुकूमत जो है वास्तव में ड्रग कार्टल्स जो है कंट्रोल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम ड्रग कार्टल्स के खिलाफ स्ट्राइक करेंगे। एक किस्म से वो तो गलत है, क्योंकि अब किसी देश सर, की तो चाइना के खिलाफ भी करना चाहिए फिर, तो ड्रग्स तो वहां से भी सप्लाई हो रही है। नहीं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये ड्रग कार्टल हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं सबको, वो मैक्सिको में है, हम उनके खिलाफ स्ट्राइक करेंगे। मुझे नहीं लगता कि स्ट्राइक उनकी सक्सेसफुल होगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम स्ट्राइक करेंगे। वो ड्रग सारे के सारे जो कार्टल्स हैं रीलोकेट हो जाएंगे और इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, बिल्कुल उसी माफिक जैसे इराक में आई और लिबिया में आई, और अभी तक वो इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, एक स्टेबल कंट्री को आप अनस्टेबल कर दोगे, उसकी सॉवरेनिटी को वायलेट करोगे, उसकी होमोजेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वाइट। ठीक है सर, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात को रखने के लिए। रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े, और साथ ही प्रोफेसर दीप्ति तनेजा जी विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ी, और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से जो कदम उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसे वेनेजुएला के तर्ज पर ही जोड़ करके देखा जा रहा है, जो इन दिनों अब ईरान में हो रहा है। और ईरान का अगला कदम क्या होगा, यानी अली खामेनी का अगला कदम क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा भी इंतजार और हमें करना होगा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।